प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी प्रकृति कैसी होती है। जैसे दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फिर उनकी पहचान बताई थी कि अवतल दर्पण में हम जो उभरा हुआ हिस्सा है उसमें पेंट करते हैं और जो धंसा हुआ हिस्सा होता है उसमें प्रकाश परावर्तित होता है। उत्तल दर्पण में उभरे हुए हिस्से में प्रकाश परावर्तित होता है और धंसे हुए हिस्से में पेंट किया जाता है, कोटिंग की जाती है। और समतल दर्पण जो है वो एक समतल दर्पण होता है, सीधा दर्पण, प्लेन, ठीक है, जिसमें एक और पेंट किया जाता है और वह किसी भी तरफ से उभरा या धंसा हुआ नहीं होता, वह प्लेन होता है समतल दर्पण। तो आज हम आपको अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है, अगर ये हमारा अवतल दर्पण है जिसमें हम उभरे हुए हिस्से में ये पेंट को दिखा रहा है, जो उभरे हुए हिस्से में पेंट होता है तो उसे अगर हम कागज़ में दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये उभरा हुआ हिस्सा है, इसमें पेंट हुआ है और उसको दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या है, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। दर्पण को जिस बड़े से टुकड़े से काटा गया है उसकी त्रिज्या, दर्पण की त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो टुकड़ा हमने लिया है दर्पण का, उसके बीचों बीच के बिंदु को पी कहते हैं और पी और आर को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो किरणें आ रही हैं वह क्या होती हैं, परावर्तित होकर के एक बिंदु से जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं और एक बिंदु से इकट्ठा होकर फिर फैलती हैं। तो एक बिंदु पर इकट्ठा होकर फिर आगे को फैल जाती हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर फोकस होती हैं और फिर आगे को फैलती हैं। उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपने देखा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें थी जो दर्पण से टकराई और एक बिंदु से होकर गुजरी, और जिस बिंदु से होकर ये सारी किरणें गुजरी उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा है। और इसमें जो फोकस है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी F कहते हैं और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, जिसको हम C कहते हैं, वक्रा केंद्र, उसके बीच की दूरी को हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को R कहते हैं, ठीक है। ध्रुव से फोकस की दूरी को F कहते हैं और ये क्या हुआ, B और F की दूरी हुई, PF, इसको हम F कहते हैं। और P से लेकर के C की दूरी को हम R कहते हैं। और जो R होता है और F होता है उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है कि जो R है वो 2F के बराबर होता है। आप देख रहे हो कि ये फोकस दूरी है, इस फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर सेंटर है, C है। तो R और F में क्या रिलेशन है, R इक्वल टू 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। अब आपको एक दूसरी चीज़ बताती हूँ कि अवतल दर्पण जो है वह किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। जब हम अवतल दर्पण पर कोई किरण पड़ती है तो वह इकट्ठा होती है, ना कि फैलती हैं दर्पण से परावर्तित होकर। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते हुए आगे बढ़ती हैं, जिस बिंदु पर फोकस होती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और क्योंकि अवतल दर्पण जो है वह किरणों को इकट्ठा करता है, इसीलिए हम किरणों को इकट्ठा करने की इसकी प्रवृत्ति के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का अर्थ ही यही है कि यह किरणों को इकट्ठा करता है, अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण की प्रकृति अभिसारी दर्पण, यानी कि यह प्रकाश को एकत्रित करता है, फोकस करता है, प्रकाश की किरणों को फोकस करता है, एकत्रित करता है, फैलाता नहीं है। तो इसलिए अवतल दर्पण की प्रकृति अभिसारी दर्पण की होती है। अब अगर हम उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की बात करें तो उत्तल दर्पण में आपको पता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें होती हैं उत्तल दर्पण में, तो हमें इसमें ये करना होगा कि उत्तल दर्पण के लिए हम दर्पण को दूसरे तरीके से बनाएंगे। हम दर्पण
क्योंकि हमें वस्तु हमेशा बाईं ओर रखनी होती है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। उत्तल दर्पण में हमारा जो धंसा हुआ हिस्सा है वो पेंट होता है। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को लाएं तो हम देखते हैं कि जो उत्तल दर्पण की प्रकृति होती है वो किरणों को फैलाने की होती है। उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है। ठीक है, किरणों को फैला देता है। इस तरीके से आप देखिए, उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है वो अपसारी होती है। अगर हम इस तरीके से, क्योंकि किरणें मुख्य अक्ष के जो समांतर आई वो फैल गई हैं, इसलिए हम इसका फोकस, अवतल दर्पण में तो हमने फोकस प्राप्त कर लिया क्योंकि वो एक जगह पे इकट्ठा हो गई थी, लेकिन ये उत्तल दर्पण है और इसकी प्रकृति जो होती है वो प्रकृति होती है अपसारी, यानी किरणों को फैलाने की। तो हम देखते हैं कि जब ये फैलती हुई किरणों को हम पीछे कहीं पर मिलाते हैं बिंदु पर, तो हम देखते हैं कि ये एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखिए, हमने डैश डैश करके इनको मिलाया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये किरणें एक बिंदु से निकल रही हों और वहाँ से फैल रही हों। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने किरणें, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं और फैल जाती हैं बाहर को, ना कि इकट्ठा होती हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण की प्रकृति किरणों को फैलाने की होती है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि आभासी प्रवृत्ति, ऐसा आभास होता है जैसे कि ये सारी किरणें एक बिंदु से निकल रही हों। ऐसा आभास होगा, ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं, लेकिन ऐसा आभास होता है कि माना ये सारी किरणें जो भी समांतर आ रही हैं वह एक बिंदु से क्या हो रही हैं, निकल रही हो मानो। तो वह बिंदु जहाँ से ये किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं वह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, वह वहाँ की किरणें, ठीक है, वह बिंदु F उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जहाँ से ये किरणें निकलती हुई आभास हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। एक्चुअल में ये किरणें यहाँ से निकल नहीं रही हैं, लेकिन प्रतीत हो रही हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो आभासी होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक रूप से किरणें परावर्तित होकर के एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं और उससे आगे बढ़ती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य फोकस है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तल दर्पण, तो इसका मतलब है जो उत्तल दर्पण की प्रकृति होती है वह जो है क्या होती है, किरणों को इकट्ठा करने की होती है। तो उत्तल दर्पण जो है हमारा अभिसारी दर्पण कहलाता है, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण की जो प्रकृति होती है वो अपसारी प्रकृति होती है। इसको हम अपसारी दर्पण कहते हैं, यानी कि किरणों को फैलाने वाला। ठीक है, अपसारी दर्पण, किरणों को फैलाने वाला। तो उत्तल दर्पण की प्रकृति अपसारी होती है, उत्तल दर्पण की प्रकृति अपसारी होती है, और अवतल दर्पण की प्रकृति जो होती है वो अभिसारी होती है। ठीक है, तो अगर हम प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास जो किरणों की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वो जो है सिर्फ 2 किरणों से ही हम, अगला हमारा टॉपिक है गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें जो होता है सिर्फ 2 किरणों की आवश्यकता होती है, जिससे हम, तो इसमें किरणों की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो ये ध्रुव है बिंदु और ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें तो मैंने आपको बताया था कि फोकस से लौट जाती हैं। ये एक गुण हो गया किरण का। तो आपको सबसे पहले जो किरण दर्पण पर पड़ रही है वो कैसे पड़ रही है और कहाँ को लौटेगी, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात बता दूं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। ठीक है, अब दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण के बारे में तो हमने बता दिया। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण तो फोकस से लौट जाएगी। अब अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही, लेकिन ध्रुव से एक कोण बनाते हुए आ रही है, ये ध्रुव है
इससे कोण बनाते हुए किरण आ रही है, तो उसकी प्रकृति क्या रहेगी। तो हमारे पास एक प्रकाश किरण है जो तिरछी पड़ रही है और ध्रुव पर एक कोण बनाते हुए आ रही है, माना वो आई कोण बना रही है, तो उसकी प्रकृति ये रहेगी, ये फोकस से नहीं जाएगी, इसकी प्रकृति ये रहेगी कि जितने का कोण बनाते हुए यह ध्रुव से टकराई उतने का ही कोण बनाते हुए ये लौट जाएगी। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा इस स्थिति में। तो आपने दो किरणें पढ़ी, पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से लौटेगी। ये गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जब हम बनाएंगे तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि दर्पण पर पड़ने वाली किरण किस रास्ते से आती है और किस रास्ते से लौटती है। तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर, चाहे कोई भी किरण हो, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से लौटेगी। अगर ध्रुव से कोई एंगल बनाते हुए आ रही है तो उतना ही एंगल बनाते हुए लौट जाएगी, यानी कि आई और आर आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है